हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपना आज का सेशन, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बिल्कुल क्या स्टार्टिंग होती है, कैसे हमें ग्रामर पढ़नी चाहिए, बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ आपकी ये क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इंग्लिश ग्रामर में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वर्ड है। ठीक है, वर्ड से पहले भी क्या होता है, अल्फाबेट होता है। जब अल्फाबेट को हम लोग क्या करते हैं, जब कोई अक्षर है, अल्फाबेट का मतलब क्या है, अक्षर से है, जब हम अक्षरों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या बनती है इंग्लिश ग्रामर में, वो वर्ड बनती है। ठीक है, वर्ड के बाद धीरे धीरे कुछ हम फिर से, वर्ड का मतलब क्या है, शब्द। जब हम शब्दों का कुछ समूह बनाते हैं तो छोटा समूह क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। जब उससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्लॉज कहलाता है। और लास्ट में जाके जो इंग्लिश ग्रामर में एक बिगेस्ट यूनिट बनती है वो क्या कहलाती है, सेंटेंस। तो इंग्लिश ग्रामर का जो सारा अपना कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटेंस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस से सारी बातें स्टार्ट होती हैं, कैसे क्या सेंटेंस है, ये सारी बातें। ठीक है, चलिए देखेंगे फटाफट से। तो अब जैसे कि आप लोग ये समझ गए, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश ग्रामर की वो क्या थी, वर्ड थी, फिर फ्रेज था, फिर क्लॉज था, फिर आता है सेंटेंस। और सेंटेंस सबसे बिगेस्ट यूनिट होती है, बाकी सारे सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये होती है आपकी बिगेस्ट यूनिट और ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, चलिए मैं धीरे धीरे आपको पूरा आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको पूरी क्लासेस यहाँ प्रोवाइड कराऊंगी, तो डेफिनेटली क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए क्या आ गया, राम प्लेज। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आ गया, राम प्लेज। एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि राम जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि राम इस सेंटेंस में क्या है, तो हो सकता है कि आप में से कोई आंसर करे कि जो राम है वो क्या है, एक नाउन है। कोई बोल सकता है नाउन है, कोई बोल सकता है नाम है, मतलब जिसको जो लगता है, जिसको जो आता होगा वो वही रिप्लाई देगा। या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि जो राम है वो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ भी आंसर कर सकते हैं आप लोग। राम प्लेस जो सेंटेंस था उसमें कुछ लोगों ने बताया कि जो राम है वो क्या है, वो नाउन है। या फिर वो क्या आंसर भी कर सकता है, कोई आंसर कर सकता है कि वो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या चीज सीखी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। तो चलिए, तो इस बेस पे आप लोगों ने देखा कि एक वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, टू तरीके से क्या कर रहे हैं, टू वे में हम लोग उसको जज कर रहे हैं। एक जज कर रहे हैं हम लोग उसको नाउन, और एक हम उसको जज कर रहे हैं क्या, सब्जेक्ट। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो हम यहाँ ये क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के वर्ड को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि वो जो वर्ड है उस, अब वो दो तरीके कौन से हैं, जिस दो तरीके से हम लोग उस सेंटेंस के वर्ड को जज करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है, मतलब जब हम एनालाइज ऑफ द सेंटेंस करते हैं, जब किसी सेंटेंस का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो दो तरीके से किसी भी सेंटेंस का विश्लेषण किया जाता है उस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स का। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या तरीका है, या तो हम उस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स को किसके बेस पर जज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे जज करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, 8 होती हैं। अभी सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे किसी ने राम को देख के बोला कि वो क्या है, नाउन है, तो इट मीन्स कि उसको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज है। ठीक है, या मान लीजिए किसी ने उसको देख के बोला सब्जेक्ट है, तो वो जो सेंटेंस के वर्ड को जो जज कर रहा है, वो जज कर रहा है उस वर्ड के फंक्शन के बेस पर। यानी कि वो जो वर्ड है, एक तो हो सकता है पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्म में यूज हुआ हो, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट की तरह वो यूज हुआ है, और दूसरा वो वर्ड जो है उस सेंटेंस में किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, किसका काम कर रहा है उस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये होता है किसी भी सेंटेंस के वर्ड को जज करने का तरीका। या तो हम पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे जज करेंगे उसको, या फिर हम उसको उसके फंक्शन के बेस पे जज करेंगे। ठीक है, फंक्शन के बेस पे कह दीजिए, उसके क्या रोल प्ले कर रहा है वो वर्ड उस सेंटेंस में, उसका क्या रोल है, उसके रोल के बेस पर उसको जज करेंगे। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का एनालाइज करते हैं, और किसके बेस पे करते हैं, उसके फंक्शन के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे, फंक्शन के बेस पे जब हम जज करते हैं,
तो सेंटेंस को हम लोग कितने तरीके, सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जब किसके बेस पे हम लोग उसको जज करते हैं? उसके फंक्शन के बेस पर। जब फंक्शन के बेस पर किसी सेंटेंस के वर्ड्स को जज किया जाता है तो हम लोग उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? सब्जेक्ट। दूसरी कैटेगरी क्या है? वर्ब। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और फिर क्या है? एडवर्बियल। ठीक है, देखिए इंग्लिश ग्रामर में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं, और उस सेंटेंसेस में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं जनरली सेंटेंस में ये 5 कैटेगरी का क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। इन 5 तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, या तो कोई वर्ड जो है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ड उस सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा, हो सकता है उस सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड कोई ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो सकता है कोई वर्ड जो है उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करे, और हो सकता है कोई वर्ड उस सेंटेंस में एडवर्बियल का काम करे। तो इतनी बात अभी समझ में आई कि जब हम किसी सेंटेंस के वर्ड को जज करते हैं तो उस वर्ड को हम लोग 2 तरीके से जज करते हैं, एक उसके फंक्शन के बेस पर और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर। ठीक है, तो फंक्शन के बेस पर हम लोगों ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 5 कैटेगरी में। कौन कौन सी थी वो 5 कैटेगरी? एक बार देख लेंगे। सबसे पहले या तो वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, वो वर्ब का रोल प्ले करेगा, या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। हो सकता है कोई वर्ड वहाँ कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करे, और हो सकता है कोई वर्ड वहाँ एडवर्बियल का रोल प्ले करे। ठीक है, सारे तरीके से रोल प्ले कर सकता है कोई ना कोई वर्ड, हो सकता है कुछ तरीके का रोल प्ले करे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने कैसा सेंटेंस दिया गया है। अभी इन सबकी मैं डिटेल में बात करूंगी, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, अभी सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए, जैसे कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है राधा वॉक्स इन द गार्डन। ठीक है, क्या लिखा है? राधा वॉक्स इन द गार्डन। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस के बेस पर कि आप इस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड जो हैं उनके फंक्शन के बेस पर उसको क्या कीजिए? एनालाइज कीजिए, जज कीजिए कि सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ड है वो किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, वो किसकी तरह उस सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है। ठीक है, कैसा काम कर रहा है वो उसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं राधा की, तो राधा जो है वो इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला। उसे क्या कहा जाता है? उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए सबसे बहुत ही इजी वे है कि आप क्या करें, आप उस सेंटेंस की वर्ब को फाइंड आउट कर लें। किसे फाइंड आउट कर लें? वर्ब को। केवल इस वर्ब को जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, और भी कई सारी बातों को। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट का पता लगाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए उस सेंटेंस में किसकी क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है उस सेंटेंस में। तो हम लोगों ने देखा राधा वॉक्स इन द गार्डन। राधा क्या है? राधा गार्डन में टहलती है। ठीक है, टहलती है, वॉक्स यानी, तो क्रिया किसकी हो रही है? टहलने की। तो ये जो वॉक्स है वो तो इस सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही है? वर्ब का। अब जो वर्ब को करने वाला है, जो क्रिया को करने वाला है, वो सेंटेंस का क्या कहलाता है? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? राधा, क्योंकि वॉक जो कर रही है वो कौन कर रही है? राधा कर रही है। मान लीजिए होता राम वॉक्स, तो वॉक कौन कर रहा है? राम। शी वॉक्स, तो वॉक कौन कर रहा है? शी। ही वॉक, तो वॉक कौन कर? ही वॉक्स, तो वॉक कौन कर रहा है? तो ही। और होता दे वॉक, यानी कि वे टहलते हैं, तो दे जो है वो इस सेंटेंस का क्या हो जाता? सब्जेक्ट हो जाता। आई होप इतनी बात क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी कि क्या करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। वर्ब हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि अब जगह अगर पूछे जाए कि राधा जो है वो इस सेंटेंस में क्या है, तो राधा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, एक एक करके सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी। राधा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। अभी हम उस वर्ड के फंक्शन के बेस पर जज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि वो जो वर्ड है वो सेंटेंस में किसकी तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो राधा तो हो गई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये जो वॉक है वो क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे स्टेप आपको समझाती चलूंगी। बाकी इन द गार्डन क्या है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है,
वैसे ये एडवर्बियल है, लेकिन अभी वो लास्ट में आएगा, तो मैं अभी उसको भी पूरा आपको समझाऊंगी विद डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, तो ये वैसे इन द गार्डन क्या है, एडवर्बियल है, ठीक है। कैसे है अभी हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी उससे पहले जरा दूसरा सेंटेंस देखेंगे जो लिखा हुआ है। देखिए, मीत राइट्स ए लेटर, मीत राइट्स ए लेटर, बहुत ही अच्छे से सेंटेंस को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वर्ब क्या है, लिखना। यहाँ क्या कहा जा रहा है, मीत राइट्स ए लेटर, मतलब मीत जो है वो एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो मीत जो है एक पत्र लिखता है, इसका मतलब जो क्रिया किसकी हो रही है, कौन सी वर्ब यहाँ यूज हुई है, राइट्स। भाई लिखने का काम कौन कर रहा है, मीत, तो ये तो हो गई इसकी वर्ब, और जो मीत है जो क्रिया को करने वाला है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, अब भाई राइट्स यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो क्या लेती है, जो अपने साथ में किसी ऑब्जेक्ट को लेती है। ऑब्जेक्ट के बिना वो वर्ब का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। यानी कि ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्ता के द्वारा कोई ऐसी क्रिया की जाए कि जो बिना ऑब्जेक्ट के क्या ना हो, वो कंप्लीट ही ना हो, ठीक है, क्या ना हो, कंप्लीट ही ना हो, उसे किसी कर्म की, उसे किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो, नीड हो। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, तो उन वर्ब को क्या रहती है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की नीड रहती है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए मीत राइट्स, अब राइट यानी कुछ ना कुछ तो लिखेगा, हो सकता है स्टोरी लिखे, नोवेल लिखे, लेटर लिखे, कुछ भी लिखे, बट उसे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। तो वो वर्ब जो क्या हो, जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को उनकी नीड होती है, तो वहां जिसका हम क्या करते हैं, उन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस नाउन या प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, वो नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वो वर्ब जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की नीड होती है, वो क्या कहलाता है, वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ बिना ऑब्जेक्ट के क्या नहीं होता, इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, मीत हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गई यहाँ की वर्ब, और ये जो ए लेटर है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, तो वो सारी बातें भी डिटेल में करेंगे, यहाँ मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। अब शी इज ए टीचर, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज ए टीचर। देखिए हम लोगों ने तीन रोल समझ लिया, हमने सब्जेक्ट समझ लिया क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट को जैसे ही अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में एक वर्ड छिपा हुआ है, कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट करता है। कंप्लीट क्या करता है, जो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है वो कंप्लीट करता है, और क्या कंप्लीट करता है, ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से जो बात जुड़ी है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब जैसे क्या, मान लीजिए शी इज, अब शी इज केवल अगर इसको इतना रहने दे, शी इज वह है, अब क्या है ये तो हमें नहीं पता चला, तो शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए टीचर, शी इज ए नर्स, शी इज ए सोल्जर, कुछ भी हो सकता है। तो जब क्या हो, जब सब्जेक्ट अपने मीनिंग को क्या करे, जिस वर्ड के थ्रू, जिस नाउन या प्रोनाउन के थ्रू अपने मीनिंग को क्या करे, कंप्लीट करे, वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वो वर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब क्या हो, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए, उसकी बात को कंप्लीट किया जाए, उससे जुड़ी हुई बात को, तो जो नाउन और प्रोनाउन उसके मीनिंग को कंप्लीट करती हैं, उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, शी इज ए टीचर, पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो ए टीचर है वो कौन है, वो शी है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। बाकी एडवर्बियल क्या होता है, एडवर्बियल एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब वाले वर्ड्स होते हैं, जो हमें बताएं, जो हमें आंसर दें, किस किस का, सबसे इजी वे में आप समझे, जो हमें किसका आंसर दें, वेयर का, वेयर का, व्हेन का और हाउ का जब हमें आंसर मिले, तो वो क्या कहलाता है, तो वो एडवर्बियल कहलाता है। जैसे मैंने कहा था, राधा वॉक्स इन द गार्डन, अब इन द गार्डन को अगर हम क्वेश्चन से पुट अप करें कि राधा कहाँ वॉक करती है,
यानी कि वेयर, जब हमें वेयर का आंसर मिल रहा है तो जो वेयर का आंसर होता है वो क्या होता है, वो एडवर्बियल होगा। क्लियर है इतनी बात, वो क्या होगा, एडवर्बियल होगा। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है कि कैसे हम किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के बेस पे जज कर सकते हैं कि वो रोल प्ले कर रहा है एज अ सब्जेक्ट का, एज एन ऑब्जेक्ट का, एज अ कॉम्प्लीमेंट का, एज एन एडवर्बियल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने किसी वर्ड को दो तरीके से जज किया है। हमने एक तो उसके फंक्शन के बेस पे, और दूसरा हमने किसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे। ठीक है, तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे हम लोग किसी भी वर्ड को जज करते हैं सेंटेंस में आने वाले, तो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आप जनरली ये भी बोल सकते हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो 8 टाइप्स की होती है, 8 काइंड्स की होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन से काइंड्स हैं, वो कौन कौन से नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो जरा एक बार यहाँ देख लेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितनी है, वो 8 होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। हो सकता है सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड क्या हो, नाउन हो सकता है सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ड है वो कोई प्रोनाउन हो सकता है वहाँ सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड क्या हो, एडजेक्टिव हो सकता है वहाँ सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ड है वो किसका रोल प्ले करे, वर्ब का रोल प्ले करे। हो सकता है कि सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ड है वो किसका काम करके, एडवर्ब का काम करे। हो सकता है कोई वर्ड वहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करे। हो सकता है कोई वर्ड वहाँ कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा हो, और हो सकता है कि वहाँ कोई वर्ड इंटरजेक्शन का रोल प्ले करे। अब इतनी बात तो भाई हमें समझ में आ गई कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 टाइप्स की होती है, वो 8 काइंड्स की होती है। उनके जो नाम है वो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। बट हमें कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि कौन सा वर्ब नाउन है, कौन सा वर्ब प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा कंजक्शन है, कौन सा इंटरजेक्शन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में इनकी डिफाइन जो है, डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर करूंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको बहुत ही इजी वे में समझ आ जाए कि सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ड है, अगर हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे जज कर रहे हैं तो वो वर्ड किसका रोल प्ले कर रहा है उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से। ठीक है, इससे पहले समझ आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वो सब कैसे होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कोई सेंटेंस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होगा, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। अभी एक एक लाइन में अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए नाउन, फिर तो इनकी डिटेल क्लास हमें करनी ही करनी है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनरली आपके इन्हीं चैप्टर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कंप्लीट चैप्टर हम नाउन देखेंगे, कैसी कैसी उससे एरर आती हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है आप उसको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे नाउन क्या होता है। अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देने की बात करूं तो क्या डेफिनेशन हो जाती है, अगर हम लोग कॉम्पिटिशन पर्पज से देखें तो नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, या नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज जिसका कोई नाम है, वो चीज हो सकता है आपको दिखाई दे, आप उसको छू सके, या फिर आप उसको ना भी छू सके और आप उसको देख भी ना पाए। कोई भी ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हो या ना हो, वे दोनों ही चीजें, वे दोनों ही व्यक्ति, वस्तु, कोई भी जगह हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी एनिमल हो, सब क्या है, सब नाउन है अगर उसका कोई नाम है तो। आई होप इसे इजी डेफिनेशन आपको नहीं मिल पाएगी। क्लियर है, कोई भी चीज यूनिवर्स की जो आपको दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो, जिसका अपना कोई नाम हो, वो क्या है, वो नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज क्या है, नाउन है जिसका अपना कोई नाउन है। जब हम डिटेल में नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको कई सारे सब काइंड्स में डिवाइड किया गया है। नाउन के 5 काइंड्स भी होते हैं, नाउन के मॉडर्न ग्रामर में पढ़े तो 2 काइंड्स भी होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बट वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है, तो नाउन में कोई भी पर्सन की बात की जा सकती है, किसी भी प्लेस की बात की जा सकती है, एनिमल की बात की जा सकती है, फीलिंग की बात की जा सकती है, किसी आपकी स्टेट की बात की जा सकती है, अवस्था की बात की जा सकती है, आपकी किसी गुण की बात की जा सकती है। ठीक है,
तो कोई भी चीज जिसका कोई नाम है जो आपको दिखाई दे या आपको ना भी दिखाई दे, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बात करूं एक फीलिंग, मान लीजिए हम लोग बात करें लव की बात करें, ठीक है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं? हम लोग उसको देख नहीं सकते, बट हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेवरी है कि किसी की ब्रेवरी को आप देख सकते हैं कि भाई वहां से उसकी भाई ब्रेवरी चलकर आ रही है, नहीं हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको फील कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो भी नाउन है। कोई पर्सन है जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, आपका कोई नाइबर है, कुछ भी हो सकता है, राम श्याम मोनू मोहित राजू, कोई भी पर्सन, कोई भी वस्तु हो सकती है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, पंखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जहां आप खड़े हैं, कोई भी सिटी, कोई भी नगर, कोई भी जगह, वो कोई स्थान है, तो वो भी क्या है? नाउन है। कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे या आपको ना दिखाई दे, जिसे आप छू पाए, जिसे आप देख पाए, जिसे आप सुन पाए, वो सब क्या है? वो सब नाउन है, ठीक है। तो वो क्या है? नाउन है। इतनी बात क्लियर है? आई होप नाउन क्लियर है आपको कि नाउन क्या होता है, ठीक है। बाकी किस चीज को किस कैटेगरी में रखेंगे तो वो डिटेल चैप्टर इसके बाद अगली क्लास आएगी आपकी नाउन की, आप उसमें बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर समझेंगे, क्योंकि जनरली आपके यूपी टेट सुपर टेट में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया, कोई ब्रेवरी वर्ड दे दिया और उसने आपसे पूछ लिया बताइए कौन सा नाउन है, ठीक है। अब बताना पड़ेगा आपको कि वो मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर वो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए प्रोनाउन समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कोई भी वर्ड जो क्या हो, जो नाउन के प्लेस पर हम लोग क्या करें? यूज करें, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। भाई प्रोनाउन क्यों आया? तो जो नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच आई, वो क्या कहलाई? वो प्रोनाउन कहलाई। प्रोनाउन वो वर्ड है, प्रोनाउन वो शब्द हैं जो क्या होता है? जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। मान लीजिए आप कहें राम एक अच्छा लड़का है, राम के दो कान हैं, राम के काले बाल हैं। बार बार अगर आप राम 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 या सीता 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 या गीता गीता करेंगे तो क्या होगा? वो देखने में, सुनने में बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो इस नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आया, वो क्या आया? वो प्रोनाउन आया, ठीक है। अब हम लोगों ने एक बार तो कह दिया कि राम इज ए गुड बॉय, अब फिर जो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कि वह ईमानदार भी है, वह बहुत होशियार भी है। तो जो राम के प्लेस पर हम ही वर्ड का जो यूज कर रहे हैं, ही का यूज करो, कोई लड़की है आप शी का यूज करो, कोई बहुत सारे लोग हैं तो आप दे का यूज करो, तो ये जो सारे वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, जो नाउन की क्या करते हैं? नाउन की जो बारंबारता आती है उसको खत्म करने के लिए जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो एक की पॉइंट जो आप अपने को यहां से याद रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो है वो जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, तो वो हम डिटेल चैप्टर में देखेंगे। तो इतना समझ आ गया नाउन और प्रोनाउन क्या है? ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, ये किसी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो कई सारे रोल प्ले करते हैं ये नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप नाउन और प्रोनाउन एक शॉर्ट में आपको समझ में आ गया क्या होती है दोनों पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर यही शॉर्ट में बात की जाए कि क्या होता है एडजेक्टिव और क्या होता है एडवर्ब, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए मैंने देखिए दोनों को एक साथ लिखा है। दोनों क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं, ठीक है। विशेषता बताने वाले वर्ड हैं दोनों ही, चाहे वो एडजेक्टिव की बात की जा रही हो, चाहे वो एडवर्ब की बात की जा रही है। सबसे पहले दोनों का हिंदी मीनिंग और समझ लो। देखो, नाउन क्या थी? संज्ञा। प्रोनाउन क्या थी? सर्वनाम। एडजेक्टिव क्या है आपकी? एडजेक्टिव होती है विशेषण और एडवर्ब होती है प्रविशेषण, ठीक है। लेकिन क्या इसकी डेफिनेशन समझो जरा, कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होती है? सबसे पहले समझो एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का मतलब ही है विशेषता बताने वाले शब्द। अब किसकी विशेष? एडवर्ब भी क्या है? देखो, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये लोग अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की क्या बताते हैं? क्वालिटी बताती है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एडजेक्टिव की, तो देखो एडजेक्टिव जो है, कब एडजेक्टिव कहलाएगा? तो जब कोई वर्ड क्या करे? केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए।
अब वो विशेषता कई प्रकार से बताई जाती है, क्योंकि एडजेक्टिव के भी हम लोग कई काइंड्स पढ़ते हैं, तो वो डिटेल चैप्टर तो जब इसका चैप्टर आएगा वहां डिस्कस करेंगे। बट केवल अभी इतना पॉइंट याद रखो कि जब कोई क्या है, जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए तो वो तो होता है वर्ड एडजेक्टिव, जब वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो भाई राम क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो राम के बारे में जो विशेषता बताई गई कि वो इंटेलिजेंट लड़का है। कैसा लड़का है भाई, इंटेलिजेंट, होशियार, होशियार लड़का है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देख लिया, जो बॉय वर्ड है वो क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता कैसी बताई जा रही है कि वो क्या है, होशियार लड़का है। ठीक है, ब्लैक कैट, रेड पेन, तो ये सब क्या है, पेन कैसा है, रेड है। ठीक है, तो रेड क्या हो गई, उस पेन की विशेषता हो गई। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएं, क्वालिटी बताएं, वो तो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। जब वो किसकी क्वालिटी बनाए, नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन वहीं याद रखो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब भी एक तरीके से क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड्स है, मॉडिफाइंग वर्ड्स है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। लेकिन अंतर है यहाँ, जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, किसी वर्ब की विशेषता बताए और किसी एडवर्ब की खुद ही विशेषता बताए, तब वो जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। तीनों को समझो जरा। हमने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, क्या कहा, ब्यूटीफुल गर्ल। अभी तो जो ये ब्यूटीफुल है वो तो क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की, भाई लड़की की, सुंदर लड़की। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कह दिया, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। केवल इतने पे फोकस करो, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जब तक ये क्या थी, ब्यूटीफुल गर्ल थी, तो ये ब्यूटीफुल तो क्या था, एडजेक्टिव था, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा था, नाउन की। लेकिन अब देखो कि भाई सुंदर भी कैसी सुंदर, वेरी, बहुत सुंदर, यानी कि ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की भी विशेषता किसने बताई, वेरी ने, कि सुंदर भी कैसी, वेरी, बहुत सुंदर। तो ये जो वेरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो यहां तो पता चल गया कि वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, वो आपकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी, वो आपकी क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव की। लेकिन देखो एडवर्ब किसकी क्वालिटी भी बताएगा भाई, एडवर्ब जो क्वालिटी बताएगा वो किसकी भी बताएगा, वो बताएगा वर्ब की। अब कैसे बताएगा भाई, सुनो कैसे बताएगा, राम रन्स फास्ट। हम लोगों ने क्या कह दिया, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, ध्यान रखना क्या कहा जा रहा है, राम तेज दौड़ता है, राम रन्स फास्ट। समझ लेंगे जरा इसको, देखिए केवल इतने पे फोकस करो, रन्स फास्ट। अब भाई रन्स का मतलब क्या है, वो दौड़ता है। ठीक है, राम रन्स फास्ट, पूरा ही सेंटेंस देख लो, राम रन्स फास्ट। अब देखो भाई सबसे पहले ये तो देखो, ये जो रन्स है वो क्या है, वर्ब है, ये तो वर्ब है। अब भाई कैसा दौड़ता है, कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये जो फास्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि उसने क्या बताई, क्योंकि उसने वर्ब की, उसने दौड़ने की विशेषता बताई कि वो दौड़ भी कैसा रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये किसकी भी विशेषता बताता है, ये एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए, और कभी कभी तो ये खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, और सारी बात तो डिटेल में कर ही लेंगे जब पूरा चैप्टर डिस्कस होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में, एडजेक्टिव क्या होता है, ये भी क्वालिफाइंग वर्ड्स है, लेकिन ये तब होता है जब वो क्या करे, जब वो आपको नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, तब वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और जब वो अगर क्वालिटी बताएगा किसकी, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की, तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है एडवर्ब। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करेंगे वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वर्ब क्या होती है, किसी सेंटेंस में वर्ब कई टाइप की हो सकती है, लेकिन जनरली किसकी डेफिनेशन दें कि जब किसी सेंटेंस में कोई डूइंग वर्ड्स आए, किसी क्रिया की बात की जाए जो काम वहां हो रहा है। ठीक है, जो क्रिया सेंटेंस में की जा रही है, जो काम वहां हो रहा है, ठीक है, वही क्रिया या काम क्या कहलाती है, उस सेंटेंस की वर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा राम खाता है,
तो किसकी प्रोसेस हो रही है? खाने की। तो यहाँ क्रिया क्या हो गया? खाता है। ठीक है। सीमा नृत्य करती है, किसकी क्रिया हो रही है? नृत्य करने की। ठीक है। मीरा रोज कपड़े धोती है, तो क्रिया किसकी हो रही है? धोने की क्रिया हो रही है। माताजी रोज खाना बनाती हैं, किसकी क्रिया हो रही है? खाना बनाने की क्रिया हो रही है। तो ये क्या है? ये डूइंग वर्ड्स हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं। जो काम किसी सेंटेंस में किया जाता है वही एक्शन वर्ड्स, वही क्या कहलाते हैं? वही एक्शन वर्ड्स हमारी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। कभी कभी एक्शन जो वर्ब है वो हमें किसी सेंटेंस में स्टेट भी बताती है, अवस्था भी बताती है। जैसे हम लोगों ने कह दिया शी इज वेल, वह ठीक है। तो जो इज वर्ब है वो वहां क्या बता रही है? शी इज वेल, वह ठीक है, वह उसकी अवस्था बता रही है। वो क्या है? वेल है, ठीक है, अच्छी है। ठीक है। शी इज वेल। तो ये जो इज वर्ब है वो वहां क्या भी बता रही है? स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है। ठीक है। मैंने कह दिया राम वॉक्स, राम टहलता है। राम वॉक्स, तो ये वॉक्स जो है वो क्या है? एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है। ठीक है। तो वर्ब हमें दोनों तरीके से बता सकती है, या तो वो किसी सब्जेक्ट की स्टेट बता सकती है या फिर सब्जेक्ट का एक्शन बता सकती है कि उस सब्जेक्ट ने उस सेंटेंस में क्या एक्शन किया है, क्या काम किया है, क्या क्रिया की है। ठीक है। चलिए उसके बाद समझेंगे प्रीपोजिशंस क्या होता है। ठीक है। ठीक है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस भाई, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है, इनको क्या कहा जाता है पहले तो ये समझो। इनको कहा जाता है प्रीपोजिशंस को संबंधवाचक। ठीक है। क्या कहते हैं? संबंधवाचक। ये किसी सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में ही आने वाले किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताती हैं? उनका संबंध स्थापित करती हैं, उनका संबंध बनाती हैं। तो वो वर्ड हमारे क्या कहलाती हैं? प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे पता चले कोई चीज किसी के बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, उसकी क्या पता चले? एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में क्या पता चले? उनका संबंध पता चले। तो वो जो संबंधवाचक शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, पहले एक बार डेफिनेशन भी देख लो। इनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं, जो रिलेट करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। कैसे भाई? समझो, बहुत ही इजी एग्जांपल इसका। किताबें मेज के ऊपर हैं। भाई किताबें भी क्या है? एक नाउन है, और दूसरा नाउन क्या है इसमें? जरा बताइए। मेज। तो किताबें मेज के ऊपर हैं। अब संबंध किस वर्ड से पता चला? के ऊपर। किताबें मेज के ऊपर हैं, तो के ऊपर जो शब्द है वो यहाँ किसका काम कर रहा है? वो यहाँ उस एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या कर रहा है? दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। किताबें मेज के ऊपर हैं, बिल्ली मेज के नीचे है। अब के नीचे, तो ये जो के नीचे है वो भी क्या हो गया? वो भी आपका प्रीपोजिशंस हो गया। ठीक है। के ऊपर है तो वो भी क्या है? प्रीपोजिशंस हो गया। मान लीजिए एक और सेंटेंस हम देखें, माया पेड़ के पीछे है। तो एक नाउन क्या हो गया? माया, दूसरा नाउन क्या हो गया? पेड़। और इन दोनों के बीच में संबंध किससे स्थापित हुआ? के पीछे। तो पीछे वर्ड से संबंध स्थापित हो रहा है ना, कि तभी तो पता चला कि एक नाउन से दूसरे नाउन का क्या संबंध है? वो भाई उसके पीछे है। ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से क्या बताएं? संबंध बताएं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है। ये रिलेशन क्रिएट करती हैं, संबंध बनाते हैं एक नाउन का दूसरे नाउन से उसी सेंटेंस में। क्लियर है? चलिए, तो वो हो गए प्रीपोजिशंस। ठीक है। अगर प्रीपोजिशंस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीपोजिशंस हटा देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कहा जा रहा है। जरा मान लीजिए अगर हम कहते हैं जैसे किताबें मेज के ऊपर हैं, अब मान लीजिए मैंने कह दिया किताबें और मेज, कुछ समझ आ रहा है आपको? किताबें मेज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किताबें मेज के ऊपर हैं। तो हर पार्ट ऑफ स्पीच का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत बारीकी से हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे क्या है? कंजक्शंस। ठीक है। तो प्रीपोजिशंस आपके क्या होते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है। जो रिलेट करते हैं एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन या नाउन के साथ। ठीक है। देखिए कंजक्शन,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, चाहे प्रीपोजिशंस कह लीजिए या कंजक्शंस कह लीजिए। कंजक्शंस को कहा जाता है संयोजक। क्या कहा जाता है? संयोजक कहा जाता है। ये क्या करते हैं? संयोजक करते हैं, ये जोड़ते हैं आपस में। हो सकता है किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ें, हो सकता है किसी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ें, किसी क्लोज को क्लोज से जोड़ें, नाउन को नाउन से जोड़ें, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ें। बहुत ही क्या है, वफादार टॉपिक होता है कंजक्शन। ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को, सेम फ्रेज को, सेम क्लोज को जोड़ेगा। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम। एंड यहाँ पे क्या है? क्या है? यहाँ संयोजक है, यहाँ कंजक्शन है। ठीक है, राम और श्याम। राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, और वो जुड़ा किससे है? वो जुड़ा है एंड से। और एंड यहाँ पर क्या है? एंड है यहाँ पे संयोजक। तो जब क्या हो, जब किसी पार्ट ऑफ स्पीच को एक दूसरे के साथ क्या किया जाए? ज्वाइन किया जाए, जोड़ा जाए, संयोजक किया जाए, उनका योग किया जाए, या फिर किसी क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ा जाए, या किसी फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ा जाए, तो वहां जो हम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं किसका? कंजक्शन का। क्लियर है? इसीलिए कंजक्शन को क्या कहा जाता है? कंजक्शन को कहा जाता है ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, ये जोड़ते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेंगे, सेम फ्रेज को जोड़ेंगे, या फिर सेम क्लोज को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, वर्ड्स, कोई वर्ड जब क्या करते हैं, जब किसी वर्ड्स के थ्रू हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जब भी जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले जब वर्ड्स का हम यूज करते हैं, जैसे एलास, हुर्रा, ब्रावो, ये सब क्या है? ये हमारी क्या होती है? इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करें, जब हम कुछ वर्ड्स के थ्रू अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं कैसे कैसे किसी सेंटेंस में अपना रोल प्ले करते हैं वो आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या सब्जेक्ट होता है। अब बाकी देखिए, मैं बहुत सारी बातें आपसे कल करूंगी इनके बारे में, की पॉइंट्स और भी जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी। आई होप एक शॉर्ट में कि कब जब किसी सेंटेंस के हम वर्ड्स को एनालाइज करते हैं तो दो तरीके से एनालाइज करते हैं। एक तो उसके फंक्शन के बेस पर, उसके काम के बेस पर, वो वर्ड उस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है उसके बेस पर जज कर सकते हैं, या फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर जज कर सकते हैं। अभी हमने वो समझा, बाकी की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करना और बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर क्लास आपको पसंद आई हो एक प्यारा सा कमेंट भी करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।